नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द पुस्तक वाला शो में। आज मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाऊंगा जो कि पुस्तक से ली गई है। चर्चित हास्य कहानियाँ सुभाष चंद्र। कहानी का शीर्षक है रज्जन की दुल्हनिया। दरोगा मलखान सिंह अपने इकलौते पुत्र रज्जन सिंह को जब पहली बार उसके कॉलेज छोड़ने गए तो उन्होंने उन्हें गंभीर स्वर में यह ज्ञान दिया, बेटा रज्जन, अब कॉलेज में आ गए हो, देखो बाकी चाहे कुछ भी कर लेना पर इश्क नाम की बीमारी से दूर रहना। आशिकी के तेल में तले पकौड़े हर बंदा नहीं झेल सकता, इससे पेट और दिमाग दोनों खराब हो जाते हैं। इतना कहकर वे थोड़ा रुके, फिर अपनी आवाज में रौब और धमकी की कॉकटेल बनाते हुए उवाचे, देखो हमारा काम तो समझाना था, हमने समझा दिया। उसके बाद भी तुम्हारी शिकायत मिली कि तुम किसी लड़की से इलू बिलू खेल रहे हो तो समझ लेना हम तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ने में कतई लिहाज नहीं करेंगे। वैसे भी तुमने हमारा डंडा देखा है। कहकर उन्होंने मोटरसाइकिल की साइड में बंधे डंडे की तरफ इशारा किया। रज्जन ने उनके इशारे और ज्ञान दोनों ग्रहण कर लिए और स्वीकृति के रूप में धीरे से सर हिला दिया। दरोगा जी संतुष्ट भये। इसके बाद वे अपनी तनी मूछों, डंडे और मोटरसाइकिल के साथ वहां से प्रस्थान कर गए। रज्जन पिताश्री के वचनों से अभी तक अभिभूत थे, सो उन्होंने कॉलेज के गेट पर ही खड़े होकर प्रण लिया कि वह प्यार नाम के पाप से सदा दूर रहेंगे। फिर भी अगर दिल में बैठे कबूतर ने कुछ ऐसी वैसी गुटर गू करने की कोशिश की तो वह उसी दिन उसका कीमा बनाकर खा जाएंगे। यह बात रज्जन ने याद रखी भी। पूरे 1 साल 7 महीने और 13 दिन याद रखी। इस अवधि में वह सिर झुकाए नीची नजरें किए कॉलेज जाते, वहां पढ़ते, पढ़कर घर लौटते, थोड़ा आराम करते, फिर ट्यूशन जाते, रात को हनुमान चालीसा का पाठ करते, सो जाते। बस यही दिनचर्या रहती। इस पूरी अवधि में उन्होंने कुछ भी किया पर कन्या जाति के जीव की और आंख उठाकर भी नहीं देखा। उनका ब्रह्मचर्य व्रत पूरे कायदे कानून से चल रहा था, पर कहते हैं ना, होए वही जो राम रची राखा। राम जी ने उनके लिए कुछ और होनी निश्चित कर रखी थी, और यह जो होनी थी बड़ी डरावनी थी। इसमें ब्रह्मचर्य टूटने का भय था, शरीफ लड़के की पदवी छिनने की आशंका थी, और सबसे बढ़कर दरोगा बाप के डंडे का आतंक था। फिर भी होनी ना मानी, उसने अपनी ताकत दिखा ही दी। हुआ यह कि जिस दिन शाम को रज्जन ट्यूशन पढ़ने गए, टीचर जी डार्विन का सिद्धांत पढ़ा रहे थे। रज्जन बड़े ध्यान से बंदर से आदमी में बदलाव के फंडे सुन रहे थे, भक्ति भाव से ज्ञान ग्रहण कर रहे थे। तभी ट्यूशन रूप में आई कम इन सर की आवाज आई। आवाज किसी लड़की की थी और बहुत मीठी थी। टीचर समेत सबने चौंक कर देखा। रज्जन की भी नजर पड़ी। रज्जन ने देखा तो बस देखते ही रह गए। क्या लड़की थी! गोरी चिट्टी पतली दुबली पतली लड़की, नुकीली नाक, मोटी मोटी आंखें, आंखों में शरारत। पता नहीं, उसे देखते ही रज्जन के दिल में कुछ कुछ हुआ। रज्जन ने झट से नजरें झुका ली और मन ही मन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ना शुरू कर दिया। दिल को चैन मिला। उधर टीचर जी ने सबसे लड़की का परिचय कराया। यह है मिस रजनी। आज से यह भी आप सबके साथ ट्यूशन पढ़ेगी। फिर रजनी से बोले, बैठो रजनी, खड़ी क्यों हो? रजनी तो आराम से बैठ गई, पर रज्जन का आराम खटाई में पड़ गया। वह अपना ध्यान टीचर जी के लेक्चर में लगाते डार्विन थ्योरी पर केंद्रित करने की कोशिश करते, पर उनका ध्यान भटककर रजनी की मोटी मोटी आंखों और काली काली जुल्फों में चला जाता। वह एक बार मास्टर जी की ओर देखते, दूसरी बार रोकने के बावजूद आंखों को फोकस रजनी की ओर हो जाता। उन्होंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, सारे हथियार आजमा लिए। हनुमान चालीसा से काम नहीं बना तो राम स्तोत्र पढ़ा, फिर बात नहीं बनी तो दुर्गा चालीसा पढ़ा, तब भी बात नहीं बनी तो अपने आखिरी तीर पर आ गए, यानी सीधे शिव स्तोत्र पर।
उसने उन्हें लगभग 4 मिनट रोके रखा, पर समय बीतते ही फिर नजरें विचलित हो उठी। अब रज्जन बेबस थे। उनके तरकश में कोई तीर नहीं बचा था, सो उन्होंने अपने आप को एक मोटी धिक्कार मारी और उसके बाद खुद को कामदेव के हवाले हो जाने दिया। अब रास्ता साफ था, सो कुछ और उन्होंने कन्या को कनखियों से देखा, फिर सीधे देखा। उसके बाद वे बकायदा टकटकी लगाए देखने लगे। वह कन्या को निरख रहे थे और टीचर जी उन्हें परख रहे थे। उन्होंने पहले खखार कर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। रज्जन की तपस्या भंग नहीं हुई। फिर उन्होंने उनकी ओर घूर कर देखा, फिर पर रज्जन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं लिया। हार कर मास्टर जी ने उन्हें टोक ही दिया। डपट कर बोले, रज्जन सिंह, पढ़ाई में ध्यान दो। बताओ, अभी हमने क्या पढ़ाया था? क्या है डार्विन की थ्योरी? अब रज्जन क्या बताते, वह तो प्रेम की थ्योरी समझने में व्यस्त थे। वह अकबका गए। उन्होंने कुछ आए बाएं जवाब दिए, जिस पर सबकी हंसी छूट गई। रज्जन ने देखा कि हंसी की सबसे तेज आवाज रजनी की ही थी। रज्जन के मूड का बल्ब फ्यूज हो गया। उसके बाद उन्होंने टीचर जी से कहा, सर, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जाना चाहता हूँ। जाने की इजाज़त मिल गई। वह अपनी किताबें उठाकर बाहर आ गए, पर जाते जाते भी उनकी नज़रें रजनी पर पड़ना नहीं भूली। उन्हें यह देखकर झुरझुरी सी हो गई कि रजनी भी कनखियों से उन्हीं की तरफ देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। रज्जन बाबू ने बाहर आकर अपने आप को हजारों गालियां दी, कान पकड़कर तौबा की, अपने मन में कहा, पहली नज़र का प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह सब धोखा है। इसके बाद वह खुद पर पिनपिनाते हुए घर की ओर रवाना हो गए। कहना ना होगा कि उस रात रज्जन बाबू को ठीक से नींद नहीं आई। उन्होंने सारे मंत्र पढ़ डाले, हनुमान चालीसा तो 4 बार दोहरा लिया, और तो और भूत चुड़ैल मारण मंत्र भी पढ़ डाला, पर भूतनी मतलब मिस रजनी की तस्वीर उनकी आंखों से नहीं हटी। रात के तीसरे पहर में जाकर उनकी आंखें लगी तो उसमें उन्होंने सपना देखा कि मिस रजनी पलंग पर दुल्हन बनी बैठी हैं और वह सुहाग रात हैं, घूंघट उठा रहा हूं मैं, गीत गा रहे हैं। सपने में ही उनकी छठी इंद्री ने उनको चेता दिया। झटके से उनकी नींद खुल गई, वरना शायद वे सपने में ही सुहागरात भी मना बैठते। तब उनके ब्रह्मचर्य व्रत का क्या होता? ऐसा सोचकर उनके शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। फिर वे पूरी रात नहीं सोए। अगले दिन उन्हें बुखार हो गया और वे 3 दिन कॉलेज ट्यूशन नहीं जा पाए। उन्हें काफ़ी कष्ट रहा, फिर एक ही तसल्ली रही कि उनकी तपस्या भंग होने से बच गई। चौथे दिन वे मन कड़ा करके ट्यूशन गए। उस समय तक टीचर जी नहीं आए थे। वहाँ सिर्फ एक ही स्टूडेंट थी, वह थी रजनी। उन्होंने उन्हें देखकर बाहर आने की कोशिश की, पर रजनी ने उन्हें रोक लिया। उनसे बात करनी शुरू कर दी। वह बोलती रही, रज्जन सिर झुकाए सुनते रहे। उन्होंने एक बार भी नजरें नहीं उठाई, क्या पता कन्या गलत समझ बैठे। टीचर जी और बाकी स्टूडेंट्स के आने के बाद ही उनकी नजरें उठी। उन्हें फिर झुरझुरी आ गई, क्योंकि रजनी मुस्कुराकर उन्हें ही देख रही थी। उन नज़रों में जाने ऐसा क्या था कि रज्जन चारों खाने चित हो गए। पर मजे की बात यह थी कि आज उन्होंने हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा, और तो और कान पकड़कर तौबा भी नहीं की। धीरे धीरे रज्जन में कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे। अब वह बनने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। पूजा पाठ और पढ़ाई दोनों उन्होंने कम कर दिए। उनका उससे ज़्यादा समय दर्पण के सामने बीतने लगा। पिता से कहकर मोटरसाइकिल नई मोटरसाइकिल खरीदवा ली। अब वह मोटरसाइकिल से ही ट्यूशन आने लगे। उन्होंने रजनी से बातें करते हुए शर्माना भी कम कर दिया। धीरे धीरे वह और खुले, इतने खुले कि एक दिन उन्होंने रजनी के सामने प्रस्ताव भी रख दिया कि अगर रजनी चाहे तो वह उन्हें मोटरसाइकिल से घर तक ड्रॉप कर सकते हैं। इस बात पर रजनी ने उनकी ओर देखा। रज्जन मुस्कुराए, रजनी शर्माई। उसने उस दिन रज्जन रजनी की को घर तक ड्रॉप करने गए, पर उन्होंने 1 मिनट के लिए भी अपने सिर से हेलमेट नहीं उतारा। कारण साफ था, दरोगा पिता का डर। पक्की बात थी, उन्होंने पता चल जाता तो प्रेम का भूत एक झटके से उतर जाता, क्योंकि डंडों की मार के आगे कैसे भी भूत हो भाग जाते हैं। धीरे धीरे रज्जन रजनी की कहानी में और परिवर्तन आए।
मुलाकात एक्सप्रेस ने स्पीड थोड़ी तेज कर दी। अब रजनी को घर तक छोड़ना रज्जन की ड्यूटी में शामिल हो गया। कई बार वह रास्ते में रुककर किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते, चाय पीते, पढ़ाई की बातें करते, खेल सिनेमा की बातें करते। रज्जन इन दिनों काफ़ी खुश रहते थे, पर उन्हें लगता था जिंदगी में कोई कमी तो है। कारण यह था कि परिचय दोस्ती पर ही अटका था, आगे की यात्रा नहीं कर पा रहा था। एक दिन उन्होंने अपने दोस्त पंकज को सारी कहानी सुनाई। इस पर पंकज ने उन्हें गांव के महापुरुष राधे कक्का के ज्ञान वचने सुनाए। बोले, बेटे, राधे कक्का कहते हैं, जिस गधे ने सावन के महीने में जमीन में लुटलुटी ना मारी हो, जिस घोड़े को भीगे चने खाकर रेस लगाने का दौरा ना पड़ा हो, और जिस बंदे ने जवानी में लड़की ना फंसाई हो, उनका सब जीवन व्यर्थ होता है। तो प्यार ज़्यादा देर मत करना, सारे ताले खोल डाल, आई लव यू बोल डाल, वरना चिड़िया फुर हो जाएगी तो दर्द भरे गाने ही गाता रह जाएगा। यह सुनकर रज्जन के दिमाग की सारी खिड़कियां खुल गई। खिड़कियां से हवा आई, हवा के साथ समझदारी आई कि अब देर करना पाप है। उसी दिन शाम को ट्यूशन के बाद जब रज्जन रजनी को उसके घर छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने अनारकली रेस्टोरेंट के सामने बाइक रोक ली। अंदर जाकर 2 चाय का ऑर्डर दिया और रजनी की आंखों में आंखें डालकर बोले, रजनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना है? रजनी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। रजन, पसंद तो मैं भी तुम्हें बहुत करती हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। रजनी, मैं दोस्ती से आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम फ्रेंड से हटकर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। रज्जन ने हिम्मत करके ये बात बोल दी। उसके बाद वह रजनी के जवाब का इंतजार करने लगे। रजनी कुछ देर चुप रही, कुछ सोचती रही, फिर बोली, देखो रज्जन, यह संभव नहीं है। मैं पुराने टाइप की लड़की हूँ। मैं जिससे प्रेम करूँगी उसी से शादी करूँगी। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनते ही रज्जन के होश उड़ गए। आंखों के सामने बाप जी का डंडा घूम गया। बाप रे, पिताजी का पता लगा तो वह हाथ पैर तोड़ डालेंगे। प्रेम तक तो फिर भी ठीक है, पर शादी ना बाबा ना। रज्जन को झुरझुरी सी हो आई। उन्होंने आगे सोचा, एक तो रजनी गैर जाति की है, दूसरी मामूली पत्रकार की बेटी है। मेरे पिताजी तो शादी के लिए कोई मोटी असामी ढूंढ रहे हैं। रजनी से शादी के लिए तो वह कतई तैयार ना होंगे। रज्जन को सोचता देखकर रजनी बोली, क्या हुआ रज्जन, किस सोच में पड़ गए? मैं जानती हूँ तुम अपने पिताजी से बहुत डरते हो, उनकी मर्जी के बिना शादी करने की बात सोच भी नहीं सकते। सो इस सब को छोड़ो, हम दोस्त बने रहेंगे, पर ना शादी, नो शादी, नो लव, ओनली फ्रेंड, समझे? अब रज्जन बाबू समझ तो गए, पर एक तरफ बाप का डर तो दूसरी तरफ रजनी की सुंदरता दिखाकर कामदेव लुभा रहे थे। काफी देर सोचा, बाप के डंडे पर कामदेव के तीर भारी पड़े। सो उन्होंने वादा कर दिया कि वह शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रजनी से। रजनी को विश्वास नहीं हुआ। इस पर रज्जन ने विद्या रानी की कसम खा ली। रजनी संतुष्ट हो गई। झूठ मूठ में भला कोई विद्या रानी की कसम खाता है? रजनी के चेहरे पर मुस्कान खेल गई। रज्जन समझ गए गर्लफ्रेंड वाला मामला जम गया। उन्होंने जल्दी से गोविंदा की दुकान से 10 रुपए में खरीदा गुलाब का फूल जेब से निकाला और रजनी को थमा दिया। रजनी मुस्कुरा पड़ी। उस दिन पहली बार दोनों के बीच एक दूसरे को एकटक देखने का कंपटीशन चला, और तब तक चलता रहा जब तक कि वेटर चाय लेकर नहीं आ गया। वेटर के जाने के बाद दृश्य में एक परिवर्तन और हुआ। आंखों के साथ दोनों के हाथ भी जुड़ गए। कहना ना होगा कि चाय ठंडी हो गई। वैसे भी जब आंखों से डायरेक्ट शहद पीने को मिल रहा हो तो चाय जैसी हकीर चीज को कौन पूछता है। रेस्टोरेंट से वापस मैं जब रजनी मोटरसाइकिल पर बैठी तो उनके हाथ रज्जन बाबू की कमर पर थे। धीरे धीरे प्यार की गाड़ी रफ्तार पकड़ने लगी। इसी बीच दरोगा मलखान सिंह का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। रज्जन और निश्चित हो गया। अब उन्होंने प्यार की गाड़ी के गियर बदलने शुरू किए। पहले गियर में छुआ-छुई, दूसरे गियर में पुछ-पुछ, और उनका मन उब गया सो सीधे चौथे गियर में डाल दी। अब गाड़ी ने रास्ते में आने वाले सारे बैरियर तोड़ने शुरू कर दिए। एक दिन उनको अकेले में मिलने का मौका मिला। उन्होंने रजनी से गाना सुनाने को कहा। रजनी ने, तन मन धन सब है तेरा, तेरा सिवा कुछ नहीं मेरा, गाना ना सिर्फ गाकर सुनाया बल्कि इस गाने को चरितार्थ भी करके दिखा दिया।
रज्जन उस दिन कृतार्थ हो गए और फिर तो उन्हें इस कृतार्थ होने की आदत सी पड़ गई। प्यार ऐसे ही परवान चढ़ता रहा। इन बातों को 2 साल बीत गए। दोनों ग्रेजुएशन कर चुके थे। रज्जन ने भी बीएससी के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें एक बड़ी केमिकल कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल गई, जबकि रजनी एसएससी करते हुए रज्जन ने से शादी का इंतजार करने के काम पे लगी रही। वह रोज रज्जन से शादी का तकादा करती, पर रज्जन उस शादी का वादा कर तो लिया था, मगर वादा निभाने की कुव्वत उनमें नहीं थी। आएं बाएं किए जा रहे थे। उधर उनके पिता मलखान सिंह उनकी शादी के लिए मोटी भेड़ तलाश रहे थे, जिसे वह तबीयत से मूंढ सके। उन दिनों भी रज्जन रजनी हफ्ते में 2-4 बार तो मिल ही लेते। एक दिन वह मोटरसाइकिल पर बैठे कहीं जा रहे थे। रजनी कमर में हाथ डालकर बैठी थी। रज्जन उनके हाथ पर अपने हाथ की छुअन चिपका रहे थे। बड़ा झंडू रोमांटिक दृश्य था। सयाने कहते हैं, ऐसा सुंदर दृश्य भाग्यशाली को ही देखने को मिलते हैं। जिन कुछ भाग्यशाली राहगीरों ने यह दृश्य देखा, उनमें से एक दरोगा मलखान सिंह भी थे, जो एक हफ्ते की ड्यूटी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने दृश्य देखा। रज्जन को देखा, पीछे बैठी लड़की को देखा, रज्जन की कमर पर पड़ा हाथ देखा, उस हाथ को सहलाता रज्जन का हाथ देखा। उनकी समझ में सारी कहानी आ गई। कहानी समझ में आते ही उनके शरीर में कुछ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप उनके मूछें फड़फड़ा उठी, आंखों में लाली उतर आई, हाथ कसकसाने लगे, मोटरसाइकिल की हैंडल छोड़कर डंडे की ओर लपकने लगे। उनका मन किया वह रज्जन को मोटरसाइकिल का पीछा करें, उसे रोके और फिर भरे बाजार में उसका पिछवाड़ा गर्म कर दें। फिर वह कुछ सोच समझकर रुक गए। एक तो यही कि जब वह उन्हें किसी का पिछवाड़ा लाल किया था, बदले में नीले नीले नोट मिले थे। यहाँ पीटने के बाद मरहम पट्टी का खर्चा भी खुद ही देना था। दूसरा, बीच बाजार में लड़के को मारते बदनामी होती, लड़के को का दहेज की मार्केट में प्राइस गिर जाता, लाखों का चूना लगता। सो इतना सोच विचार करने के बाद उन्होंने यह विचार त्याग दिया। फैसला लिया कि वह सारी कार्यवाही घर जाकर संपन्न करेंगे और पूरी विधि विधान से संपन्न करेंगे। इतना सोचकर उन्होंने मोटरसाइकिल घर की ओर बढ़ा दी। घर पहुंचकर वह बड़ी बेसब्री से रज्जन बाबू का इंतजार करने में जुट गए। शाम को ठीक 7 बजे रज्जन घर पहुंचे। उनके हाथ में रजनी का दिया गुलाब का फूल, आंखों में प्यार का नशा और होठों पर आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाना मचल रहा था। दरोगा मलखान सिंह ने यह दृश्य देखा। गाना उन्हें खासा पसंद आया। उनकी इच्छा भी इस गाने के बोलों को असली बनाने की थी, पर इस काम में डंडे का प्रयोग उन्हें अनुपयुक्त लगा। उन्होंने थप्पड़ पर ज़्यादा भरोसा किया। वह तेजी से रज्जन के सामने आए। रज्जन को बाप के इस समय घर में होने की उम्मीद नहीं थी। वह सकपका गए। गाने के बोल उनके होठों में ही दबे रह गए। अभी वह कुछ कहने को ही थे, तभी दरोगा मलखान सिंह के थप्पड़ का उनके गाल से मिलन हुआ। जोर से चटाक की आवाज आई और रज्जन रपट गए। रपटने के बाद वही पड़े रहे। उन्हें सच में ही किसी ने नहीं उठाया। गाना तो चरितार्थ हो चुका था, पर मलखान के पास अभी और भी कोई काम थे। इस बार उनका डंडा उठा और गिरे हुए रज्जन के पिछवाड़े की सिकाई कर गया। रज्जन बहुत जोर से चीखा, हाय मार गया, मर गया। मलखान उनसे भी ज्यादा जोर से दहाड़े, बेटे हमने मना करी थी, आशिकी मत करियो, पर तुम कहाँ माने। बेटे आज हम तुम्हारी सारी की सारी आशिकी झाड़ के रहेंगे। बोलो करोगे आशिकी। प्रश्न के साथ ही डंडा फिर चल गया। निशाना इस बार भी रज्जन का पिछवाड़ा ही था। रज्जन जोर से चीखे, ना पिताजी ना करेंगे, माफ कर दो। रज्जन चीखते हुए माफी मांगते रहे, पर डंडे ने माफी नहीं दी। आखिर में जब मलखान सिंह थक गए तो हाफते हुए कुर्सी पर बैठ गए। अब डंडे का काम जुबान ने संभाल लिया था। क्यों बे बताओ, अब उस लड़की से दोबारा मिलोगे। रज्जन मिमियाया, ना 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 जी, बताओ उस लड़की से फोन पर बात करोगे। ना ना ना, ना पिताजी, जा हम कहेंगे वहां शादी करोगे। इस बार रज्जन ने सोचने में थोड़ा टाइम लगाया। मलखान सिंह ताड़ गया। उन्होंने फिर से डंडे की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि रज्जन घबरा कर चीख उठे, ना पिताजी अब मत मारो, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। रोते रोते इन्होंने बस इतना ही सोचा, हे भगवान किसी को भी पुलिसिया बाप ना दे, और दे तो उनके जैसा ना दे।
पूरे 1 हफ्ते तक रज्जन घर से बाहर नहीं निकले। घर में पड़े-पड़े बदन की सिकाई कराते रहे, हल्दी मिला दूध पीते रहे। इस बीच दर्जनों बार उनके मोबाइल पर रजनी का फ़ोन आया। वह हर बार उसकी स्क्रीन पर नाम पढ़ते, आंखों में आंसू भर लाते, फिर अपनी चोटों पर हाथ फिराते और फ़ोन काट देते। ऐसा जब दर्जन बार हो लिया तो उन्होंने रजनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब रजनी बहुत परेशान थी। कहो तो वह जल्द से जल्द रज्जन की दुल्हनिया बनने के सपने देख रही थी। उन्होंने तो अपने होने वाले बच्चों के नाम भी तलाशने शुरू कर दिए थे, पर यहाँ तो कुछ और ही हिसाब बन रहा था। पहले तो रज्जन फ़ोन ही नहीं उठा रहे, अब तो उन्हें नंबर ही ब्लॉक कर दिया था। वह परेशान थी और बेइंतहा परेशान थी। उन्हें यह तो अंदाज़ा लग गया था कि दिल के अरमा आंसू में बह गए। टाइप के गाने गाने गुनगुनाने का समय आ गया, पर पता तो चले कि फंडा क्या है, रज्जन ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सहेली वंदना से बात की। वंदना मैं अपने बॉयफ्रेंड को तैयार वंदना ने अपने बॉयफ्रेंड को तैयार किया। वह रज्जन का समाचार लेकर आए। वह बहाने से रज्जन के घर गया, उससे बात की। वापस आकर उसने वंदना को सारी खबर दे दी कि रंजन रज्जन के पिताजी ने उसकी जमकर सुताई की है। उन्होंने उसका रिश्ता भी पक्का कर दिया है। अगले हफ्ते ही उसकी बारात मेरठ जाएगी। अंत में उसने रज्जन को रजनी के नाम लिखा संदेश भी पढ़कर सुना दिया। संदेश में लिखा था, मैं अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। हो सके तो मुझे माफ़ करना, तुम्हारा रज्जन। वंदना ने ये सारी खबरें मोबाइल के माध्यम से रजनी को पास कर दी। खबरें जानने को तो रजनी होश में रही, पर रज्जन का संदेश सुनने के बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई। वह सदमे में आ गई और रज्जन ऐसा कैसे लिख सकता है? प्यार कोई पाप था, गलती थी जिसके लिए माफ किया जाता? वह पहले राउंड में धाड़े मार मार कर रोई। दूसरे राउंड में उसने रज्जन को गालियां बकी, उसके 7 पुश्तों को गलियाया। तीसरे राउंड में वह फिर रोने पर फोकस हुई और रोते रोते ही बेहोश हो गई। वह अब होश में आई तो उसने कई विकल्पों पर विचार किया। उनमें एक विकल्प आत्महत्या ट्राई करने का भी था। आत्महत्या के साधनों पर उसने विचार किया। नदी बहुत दूर थी, उसका पानी बहुत ठंडा था, उसकी तो कुल्फी जम जाती। ना बाबा ना, कैंसिल। गले में फांसी ना बाबा, उसमें जीभ बाहर निकल आएगी। अखबार में फोटो छपेगी तो चुड़ैल जैसी लगेगी। मामला नींद की गोलियों को थोक में निगलने पर जमा। गोली निगलो, बेहोश हो जाओ और सोते में ही टै बोल जाओ। फिर उन्होंने कल्पना की कि वह मरकर स्वर्ग में जा रही है और आसमान से ही रज्जन की शादी में रज्जन और उसकी पत्नी पर फूल बरसा रही है। रज्जन अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए खुशी से फूल बरसाते देख रहा है। बस यही से मामला उलट गया। मतलब प्यार हम दोनों करें और मरूं अकेली मैं? रज्जन को तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर वाह, मेरे मरते ही रजन दूसरी लड़की से शादी कर ले, मौज उड़ाए। ना ना, यह नहीं हो सकता। उसके अंदर बैठी नारी का यह स्वीकार नहीं था। रज्जन ने मरने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। उसने दिमाग पर जोर दिया। फिर क्या करना है? जवाब आया, रज्जन की दुल्हनिया बनना है। कैसे बनना है, इस पर कई घंटे खर्च हुए, पर रिजल्ट आ गया। उसने अपनी सारी सहेलियों को फ़ोन किया। उन्होंने अपने घर उन्हें अपने घर बुलाया। फिर उसने वंदना के कान में कुछ कहा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने बात जूही के कान को ट्रांसफ़र कर दी। थोड़ी ही देर में कमरे में मौजूद पूरी 12 जोड़ी आंखें कुछ देर फैले रहने तक अवस्था में रहीं। इसके बाद कान-फुसियों का एक और दौर चला। जब यह दौर खत्म हुआ तो सारी लड़कियों ने जोर से नारा लगाया, नारी शक्ति जिंदाबाद। उसके बाद गोपनीयता रखने की शपथ के साथ सभा विसर्जित हो गई। 3 दिन बाद रविवार था। उस दिन एक्शन प्लान शुरू होने था। जगह थी तिकोना पार्क। पहले वहां रजनी पहुंची, फिर उसके बाद कॉलेज की ही जूही, शशि, शिवांगी, सरिता, लगभग 100-125 लड़कियां पहुंची। उसके बाद लड़का पार्टी के आने का दौर शुरू हो गया। लगभग 300-400 लड़के हो गए। रजनी और उसकी सहेलियां लगातार फ़ोन करने में व्यस्त रही। रजनी ने आखिर फ़ोन अपने पत्रकार पिता को किया। क्या बात हुई पता नहीं, पर रजनी के मुंह से आखिर में प्लीज पापा निकल रहा था। जब उसने फ़ोन बंद किया तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके बाद उसने वंदना को सिग्नल दे दिया। इसके बाद बाजे वाले आए। वे अपने राग अलापने लगे। आखिर में घोड़ी वाला आया, उसे वापस भेजा गया। इस बार
वह घोड़ा लेकर आया। सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। थोड़ी देर में बारात जानी थी। वंदना ने घोड़ा मंगा लिया। कुछ ही देर में एक जीन्स जैकेट धारी आकृति सेहरा लगाए नमूदार हुई। वंदना, जूही वगैरह ने उसे किसी तरह घोड़े पर चढ़ाया। सारे लोग सेहराधारी का चेहरा देखने की फिराक में थे। सेहराधारी ने उनकी मंशा पूरी कर दी। उसने जैसे ही सेहरा हटाया तो भीड़ भौचक्की रह गई। सेहरे के पीछे 100% रजनी थी। लोग पहले भौचक्का हुए, फिर मुस्कुराए, फिर जोर जोर से ठाके लगाने लगे। जब हंसती खेलती रजनी की बारात चल दी, मंजिल थी रज्जन बब्बू बाबू का घर। दुल्हनिया अपना दूल्हा ब्याहने खुद ही चल दी थी। बारात को रज्जन के घर तक पहुंचने में बामुश्किल 1.5 घंटा लगा होगा। उस समय तक पूरे शहर को खबर लग गई कि कोई लड़की घोड़े पर चढ़कर लड़का ब्याहने जा रही है। पहले आसपास के लोग जुटे, फिर मीडिया वालों की भीड़ लग गई। रजनी की बारात अब जब रज्जन सिंह के घर पास पहुंची, उस समय तक बारात में हजारों लोग आ चुके थे। मीडिया तो अपने फ्लैश और कैमरों के साथ था ही। अब असली ड्रामा शुरू होना था। मलकान सिंह के घर के बाहर बैंड बहुत देर तक बजता रहा। मलकान बाहर निकले, उनके साथ ही हाथों में मेहंदी रचाए हल्दी स्नान से निपटे रज्जन भी बाहर आ गए। देखे किसकी बारात आई है। रज्जन के बाहर आते ही जोरों से शोर मचा। रजनी ने भी सहरा हटा दिया। रजनी को घोड़े पर सवार देखकर रज्जन बेहोश होते होते बचे। उन्होंने कांपते स्वर में मलखान से कुछ कहा। मलखान भभक उठे, अंदर से दुनाली निकाल लाए। उन्होंने दहाड़ते हुए कई हवाई फायर किए। थोड़ी देर को सन्नाटा छा गया। उन्होंने चीखते हुए कहा, बंद करो ये सब नौटंकी, भागो यहां से वरना गोली मार दूंगा। मीडिया के कैमरों के मुंह उनकी ओर हो गए। उन्होंने भीड़ देखी, मीडिया देखा और पास आते अपने महकमे के अधिकारी देखे। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके बंदूक उठाई, जिसका निशाना घोड़े पर बैठी रजनी की ओर था। यह देखकर एसपी साहब उनके पास आए और उन्हें डांटते हुए बोले, मलखान सिंह, बेवकूफ़ी मत करो। नौकरी तो जाएगी ही, पूरी जिंदगी जेल में सड़ोगे। हम भी नहीं बचा पाएंगे। पूरा मीडिया देख रहा है। चुपचाप शादी को हाँ कर दो। मलकान सिंह थोड़ी देर सोचा। सोचने के बाद माहौल देखा, लड़कों के गुस्से से भरे चेहरे देखे, नौकरी जाने की संभावनाएं तोली और लड़के को शादी की तराजू पर बैठाया। लड़का हल्का निकला। अब उन्होंने भरे मन से कहा से ही सही हाँ कर दी। सुनते ही हल्ला मच गया। बधाई हो, शोर गूंज गया। चारों तरफ खुशी का माहौल फिर से जिंदा हो गया। बैंड बाजे फिर बज उठे। लड़के लड़कियां डांस करने लगे। आनन फानन में फेरों का इंतजाम किया। बारात वाले पंडित जी को पहले ही साथ लाए थे। फेरे शुरू होने से पहले दूल्हे ने शर्माई सी नज़रों से दुल्हन की ओर देखा और आंखों में प्रश्न भरे बोले, मेरी दुल्हनिया, तुमने ये क्या कर डाला। दुल्हनिया ने मुस्कुराते हुए आंखों से जवाब दिया, ऐसा ना करती तो तुम मेरे दूल्हे बन पाते क्या राजा। इसके बाद दोनों दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। भीड़ उन्हें देखकर चकित थी। फेरों पर ठहाका लगाते दूल्हा दुल्हन उसने पहली बार जो देखे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।